पहले तो हम इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं और ये समझते हैं कि ये चार्ट किस टाइप का है। तो हम देख रहे हैं इस चार्ट में बार्स का इस्तेमाल किया गया है, ये स्टैंडिंग बार्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बार चार्ट के दो टाइप्स होते हैं और स्टैंडिंग वाले बार्स को हम कॉलम चार्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये एक कॉलम चार्ट है। अब देखते हैं इस चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके टाइटल से हमें पता चलता है कि ये चार्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ टाइगर्स का है। टाइगर्स मतलब बाघ की जनसंख्या का ये चार्ट है, जिसमें अलग अलग एरियाज़ लिए हुए हैं। देखिए एक्स एक्सिस नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एरिया, ये हमें यहाँ पर एरियाज़ दिए हुए हैं अलग अलग जगह जहाँ पर टाइगर्स होते हैं। और ऊपर वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ इनकी वैल्यूज़ दी हुई है कि कितने टाइगर्स कहाँ पर हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाघ के दो कलर हैं, और ये दो कलर हैं, एक 2006 में बाघ की संख्या और 2010 में बाघ की संख्या। तो रेड वाला 2010 के लिए है और येलो वाला 2006 के लिए है। तो इतना हमने खुद से इस ग्राफ को समझा और इसको एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब हम एक्टिविटी के सवाल की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमसे कौन कौन से सवाल किए गए हैं। तो पहले वाला सवाल है, चार्ट के प्रकार जो पूर्व सेक्शन में समझाया गया है उसका अध्ययन कर इस ग्राफ का प्रकार समझें। तो इस ग्राफ का प्रकार हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमारे पास स्टैंडिंग है, तो ये एक कॉलम चार्ट है। देखिए आंसर में भी यही बात बताई गई है। ग्राफ चार्ट के प्रकार का अध्ययन कर हमने पाया कि यह कॉलम चार्ट ग्राफ है। यह ग्राफ क्या दर्शाता है? जैसा कि हमने देखा, यह ग्राफ बाघ की जनसंख्या को दर्शाता है। तीसरा सवाल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो नीचे हॉरिजॉन्टली जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर देश के विभिन्न जगह रीजन जहाँ बाघ पाए जाते हैं, जैसे शिवालिक, गैंगटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स इत्यादि, ये सारे के सारे वो एरियाज़ है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं और ये एरियाज़ इंडिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो वाई एक्सिस जो ऊपर की तरफ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। वो नीचे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाघों की जनसंख्या डिपेंड करती है उसके एरिया पे कि किस एरिया में कितने बाघ हैं। तो आंसर देख लेते हैं। इस ग्राफ में वाई एक्सिस की रेखा अलग से नहीं बनाई गई है। हाँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अलग से नहीं बनाई गई है, पर बार पर लिखी वैल्यू का निरीक्षण कर यह समझ में आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल बाघ की गिनती है। तो ये जो बार्स के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये बाघ की गिनती है। तो यही डिपेंड है एरिया के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। एक्स एक्सिस पर प्रत्येक रीजन में दो अलग रंग के बार क्या दर्शाते हैं? तो हमने पहले ही इसका ध्यान से अध्ययन कर लिया था और ध्यान करने पर यह 2006-2010 लेजेंड दिखा, जो ये दर्शाता है कि पहला बार 2006 और दूसरा बार 2010 की गिनती दिखाता है। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। 6th, 2010 में किन जगहों पर बाघ की संख्या बढ़ी है? तो 2010 में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग 2010 वाले जो बार्स हैं वो बड़े हैं। तो 2010 जैसे कि रेड कलर से दिखाया गया, तो ये हम सब देखते हैं कि बाघ की जनसंख्या 2010 में किस जगहों पर बढ़ी है। तो 2010 में सबसे ज़्यादा जो हम देख पा रहे हैं 601, आई होप आप भी देख पा रहे हैं। तो 601 यहाँ पर बाघ की जनसंख्या 2006 के इक्वल है, तो यहाँ पर नहीं बढ़ी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शिवालिक गैंगटिक प्लेन्स में 2006 में 297 थे, लेकिन 2010 में 353 हो गए। तो यहाँ पर भी हमारी बाघ की जनसंख्या बढ़ी है। यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर भी बाघ की जनसंख्या बढ़ी है वेस्टर्न घाट्स में, और यहाँ पर भी बढ़ी है। तो यहाँ पर सुंदरबंस में बाघ की जनसंख्या 2006 में नहीं दिखाई, तो हम नहीं कह सकते कि उसकी बाघ की संख्या बढ़ी है या घटी है। तो अब आंसर के बारे में पढ़ लेते हैं। शिवालिक गैंगटिक प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स।
तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। 2006 में सुंदरबंस में बाघ की जनसंख्या के बारे में टिप्पणी करें। ऊपर दिए गए ग्राफ के अनुसार 2006 में सुंदरबंस में बाघ की गिनती का पता नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर शून्य या बाघ नहीं थे नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ग्राफ में शून्य या कोई सूचना जोड़ दी गई होती, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 1 और आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 पे। प्रैक्टिस नंबर 2 में हमें एक डायग्राम और दिया हुआ है। इस ग्राफ डायग्राम को ध्यान से देखते हैं और पहले खुद से इसको समझ लेते हैं कि ये डायग्राम किसका है। तो जैसे कि हम इसके टाइटल से देख पा रहे हैं, इस ग्राफ का टाइटल है यील्ड पर हेक्टेयर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब इसमें फसल की पैदावार के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं कौन सी अलग अलग फसलों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अलग अलग फसल हम जैसे देख पा रहे हैं, ये ऑरेंज कलर से फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, यहाँ पर ग्रीन कलर से हम ऑयल सीड्स को देख पा रहे हैं और येलो कलर में हम कॉटन को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई दी है और यहाँ पर हमें सेम ये वाला हमारा जो स्टैंडिंग लाइन है ये वाई एक्सिस है, नीचे वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस पर अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये देखिए। और यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। ऊपर तो हमारी यील्ड है और नीचे हमारा ईयर है, मतलब साल के हिसाब से पैदावार। तो हमने दोनों वेरिएबल्स को भी पहचान लिया। अब इस एक्टिविटी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यह किस प्रकार का ग्राफ है? तो जैसा कि हमें पता है इसमें बार्स हमारे स्टैंडिंग है, तो यह कॉलम ग्राफ है, इट्स ए कॉलम चार्ट। यह ग्राफ क्या दर्शाता है? यह ग्राफ क्या दर्शाता है? यह ग्राफ यील्ड पर हेक्टेयर दिखाता है, फसल की पैदावार दिखाता है। जैसे कि इसके टाइटल से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को पहचानें। आपको पता है जो स्टैंडिंग होता है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंडिंग वेरिएबल है फसल की पैदावार, ये डिपेंड करती है ईयर के ऊपर कि किस ईयर में कितनी पैदावार हुई। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर किलोग्राम पर हेक्टेयर मतलब पैदावार है। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, वह क्या दर्शाती है? एक्स एक्सिस पे ईयर है हमारे और ये हमारे अलग अलग ईयर में फसल की पैदावार को बताती है। सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स का उत्पादन किस साल में हुआ? तो फूड ग्रेन्स का देखते हैं हम कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर की सबसे ऊंची बार को हम बताएंगे कि किस साल में उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे ऊंचे वाली बार हम ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला बार सबसे ऊंचा है और जिसकी वैल्यू है 2101। तो ये कौन से ईयर में हुआ? 2013-14 में। तो सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स का उत्पादन 2013-14 में हुआ। सबसे कम कॉटन का उत्पादन किस साल में हुआ? गणना लिखें। तो कॉटन को देखते हैं कौन से कलर से दिखाया गया है। तो येलो कलर का जो बार है वो कॉटन का है। तो सबसे कम हम देख लेते हैं, ये सबसे कम है 152। तो सबसे कम कॉटन का उत्पादन 1981 में हुआ था। तो आई होप आप ग्राफ को अच्छे से समझने लगे हैं और आप इन ग्राफ्स को इजीली सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों को नोट्स प्रॉपरली अपनी नोटबुक में बनाते रहना है। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन आप मुझे फीडबैक के जरिए दे सकते हैं।